हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। चलिए आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए चालू करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मशीनरी एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व। डीएनए रेप्लिकेशन, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया, एंड मशीनरी एंड एंजाइम इन्वॉल्व, वो भी देखेंगे कि क्या उसमें एंजाइम्स रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन और उसका प्रूफ, साथ के साथ मशीनरी और एंजाइम जो उसमें काम कर रहे हैं। व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? सबसे पहले तो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन इज द फिनोमेनन इन विच अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए सिंथेसाइज। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ओवर द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। इन रेप्लिकेशन, डीएनए पर डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स सेपरेट, दो स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के, जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अलग होंगे एक दूसरे से। एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और हर स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड में से दोनों के दोनों स्ट्रैंड सांचे की तरह काम करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपना पूरक स्ट्रैंड बनाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, द टू कॉपीज सो प्रोड्यूस विद वन विल हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। इस तरह से जब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या देखेंगे? तब आप देखेंगे कि भाई ये पेरेंटल डीएनए था, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, एंटीपैरलर। अब ये दोनों अलग अलग हुए और इस पर नया स्ट्रैंड बन गया। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो डॉटर सेल बने, इसमें जो डीएनए आया है, उस डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और एक न्यूली फॉर्म्ड है। एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक न्यूली फॉर्म्ड है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं कि आपको अपने पिताजी की जो विरासत मिली, आधी उन्हीं के पास की और आधी नहीं। तो पिताजी के पास मानिए आपके 100 रुपये थे, दो बच्चे हैं जीटा और बीटा। जीटा और बीटा में उन्होंने 100 रुपये बांटने, तो उन्होंने 100 रुपये को पहले डबल कर लिया, 200 कर लिए। तो 100 का एक पुराना नोट, एक नया नोट, मतलब 50-50 के 100 रुपये, 50-50 के दो नोट, 100 रुपये 50-50 के दो नोट। तो एक तो उन्होंने नया नोट दिया और एक अपना वाला नोट दिया। इधर भी एक उन्होंने अपने वाला नोट दिया, एक नया नोट दिया। नहीं समझ में आई? फिर से समझो। किसी के पिताजी के पास 100 रुपये हैं, 50-50 के दो नोट हैं। अब इनके जब बच्चे हुए जीटा और बीटा, तो इन्होंने 50-50 रुपये तो दोनों को जो इनके पास थे एक एक दिया, साथ के साथ एक एक नया भी नोट छाप के दिया कि बच्चों को ये ना लगे कि पिताजी के पास तो 100 थे, मुझे 50 क्यों मिले, पूरा अमाउंट देना है। तो 50 तो अपने पास से वही वाला पुराना दिया, 50 नया दिया। ये चीज़ है सेमी कंजर्वेटिव। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड अपने को डुप्लीकेट करता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और उन पर नया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, अब नए स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से जो नया मॉलिक्यूल बना डीएनए का, उसमें क्या होगा? उसमें आधा डीएनए तो पुराने वाला, आधा नया, इसमें भी आधा पुराना आधा नया। इसी को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है जी। इन रेप्लिकेशन, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स सेपरेट एंड ईच स्ट्रैंड गेट्स एक्ट एज अ टेम्पलेट for synthesizing new complementary strand. After completion of replication, the two copies so produced will have one parental strand and one newly synthesized. This scheme of replication is called semi-conservative mode of replication, semi-conservative replication, DNA replication. Now we are going to discuss it in detail. ये देखिए दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, एंटी पैरेलल हैं, ये अलग हुआ, पेरेंटल ये अलग हुआ, और ये जो बन रहे हैं ये नए बन रहे हैं। तो डॉटर सेल में आधा नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना। ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन की एक और आपको समझाने की तरीका कि ये डीएनए हेलिक्स आएगा, हेलिकेज, और इसको काट देगा डीएनए के स्ट्रैंड को। डीएनए का स्ट्रैंड जो ऐसे है, डीएनए के स्ट्रैंड को बीच में उनके हाइड्रोजन बेस पेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें सब आएगा। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। अब इन चीज़ों के टर्म के मतलब समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव, जैसा कि अभी बताया, दो स्ट्रैंड थे डीएनए के,
तो आधा पिताजी का आधा नया, आधा पिताजी का आधा नया, ये सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी डिसकंटिन्यूस की एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूस फैशन में लगातार डीएनए बनेगा, एक स्ट्रैंड पे थोड़ा सा रुक रुक के बनेगा, उस स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये टुकड़ों में जो डीएनए बन रहा है इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। बाई डायरेक्शनल की दोनों ही डायरेक्शन में बन रहा है, इधर से इधर भी बन रहा है डीएनए और इधर से इधर भी बन रहा है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक, तो डीएनए प्रो यूकैरियोट के केस में सेमी कंजर्वेटिव, इसका पूछा जाए डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बाई डायरेक्शनल, ये रट लीजिएगा। जिसको तीनों को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि सेमी कंजर्वेटिव टर्म यूज़ हो रहा तो क्यों यूज़ हो रहा, सेमी डिसकंटिन्यूअस हो रहा तो क्यों हो रहा, क्योंकि एक स्ट्रैंड पे लगातार बनेगा। जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड है, प्राइमर यहाँ बेस पे लगा, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड, उस पर लगातार बनता चला जाएगा। और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड टू 5th प्राइम एंड है, उस पर यहाँ बेस पे लगेगा एकदम बिल्कुल जड़ पे प्राइमर, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड टुकड़े में बनेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में बनेगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनेगा। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस बन रहा है, एक डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, इसीलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस है। बाई डायरेक्शनल दोनों ही डायरेक्शन में बन रहा है। सेमी कंजर्वेटिव एज कंपेयर टू सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल एंड कंटिन्यू इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शनल है, लेकिन दोनों ही स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस है, वहाँ पे सेमी डिसकंटिन्यूअस नहीं। रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेल डिवीजन की कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो सेल डिवीजन को आप सेल साइकिल को याद करें, इंटरफेज में बांट सकते हैं हम लोग, और एम फेज प्रॉपर माइटोटिक फेज में बांट सकते हैं। इंटरफेज को फर्दर आप बांटेंगे G1, S और G2 में, और एस फेज वो फेज है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है सेल साइकिल की, बिगेन्स एट द पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड ORI, और इसकी शुरुआत ORI साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगी। कहीं से भी मुंह उठा के नहीं चालू हो जाएगा। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन की उत्पत्ति हो रही, शुरुआत हो रही। ORI साइट यूकैरियोटिक में मोर देन 1 है, ORI साइट प्रोकैरियोटिक में जनरली 1 होती है, या हद एक आध और हो, लेकिन जनरली प्रोकैरियोट में 1, यूकैरियोट में मोर देन 1। ORI साइट पे ये भी पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कलाकारी वाला पूछेगा कि कितने रेप्लिकेशन फॉर्क बने, ये रेप्लिकेशन फॉर्क कांटा, आप कांटे से नूडल्स खाते हो, रेप्लिकेशन फॉर्क एक ORI साइट पे 2 बनेंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया, आधा दिया, पूरा ये इस तरह से रेप्लिकेट, भाई 20 से कोई चीज़ है ऐसे उल्टी, तो 20 से खोल दीजिए उसको, बबल इस तरह से खुल गया, वो आगे वो आपस में वुंडेड, ये मतलब एक दूसरे के अराउंड गुत्थम गुत्था इसके। तो यहाँ ORI साइट से काट दिया हेलिकेज ने, तो इधर भी बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क और इधर भी बन गया। एक ORI साइट पे, ध्यान से सुन लो, एक ORI साइट पे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। ठीक है, दिमाग में बिठा लेना, आपकी बुक ये बताती नहीं, NCERT में ये बात नहीं बताई गई, ध्यान दे के नोट कर लीजिए। और ये भी लिख लीजिए कि ORI साइट यूकैरियोटिक में मोर देन 1 है, प्रोकैरियोटिक में 1। बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए है सिंगल ORI साइट, देखिए आ गया, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, वायरस हमारी सेल है ही नहीं, उसको हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए में सिंगल ORI साइट है, यूकैरियोट में देर आर नंबर मोर देन 1 है। एंजाइम इन्वॉल्व पूछा जा लेता है कई बार, हालांकि नीट में ऐसा नहीं पूछा गया, लेकिन एम्स वगैरह में, जिपमर वगैरह में बहुत बार पूछा जा चुका। हम लोगों से मेन ये पूछा जाता है नीट में कि मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम इन्वॉल्व डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम टेकिंग पार्ट इन द डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी, अरे भाई किसी चीज़ की आप सिंथेसिस कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, रट लीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन इज क्वाइट रैपिड, बड़ी स्पीड से होने वाला है। द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ E. coli हैविंग 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्स अराउंड 19 मिनट और 20 मिनट, दैट इज इसकी असेंबली जो हो रही है 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के स्पीड से असेंबल कर रहा है। तो डीएनए E. coli का नियर अबाउट 19 मिनट और 20 मिनट, 20 मिनट में डीएनए सेल डिवाइड, 90 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन, 19 मिनट में डीएनए अपने को रेप्लिकेट कर ले रहा। और डीएनए की लेंथ जो है 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड है,
एकेरेकिया कोलाई में। तो इतने ये बेस पेयर असेंबल कर दे रहा है। इसका मतलब अरे भैया एक ईंट और ईंटों से जोड़ के हमें दीवार बनानी है, तो इसकी जो ईंटों की दीवार है उसमें 4.6 × 10⁻6 ईंटें लगे हैं। तो इतनी बड़ी दीवार बनाने में ई कोलाई की सेल कितनी देर ले रही है? 19 मिनट। 19 मिनट से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड असेंबल वो जोड़े दे रहा। 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड असेंबल कर रहा। याद रख लीजिएगा ये सब डाटा जितना भी है। देखिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो फैक्चुअल या डाटाबेस डाटा जो दे रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि ई कोलाई की सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में स्पीड क्या है? 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है। ई कोलाई की सेल में डीएनए डुप्लीकेशन कितना समय ले रहा? 19 मिनट ले रहा। मेन डीएनए एंजाइम कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पूछा जाएगा जी ओआरआई साइट कितनी है? प्रोकैरियोटिक सेल में 1 जनरली और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1। शुरुआत बिगनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन कहाँ से हो रही? ओआरआई साइट पे। द एंजाइम विच स्टार्टेड दिस प्रोसेस दैट इज द हेलिकेज। हेलिकेज है जो सबसे पहले इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है डीएनए डुप्लीकेशन में? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हैं इसके सबस्ट्रेट। यही सबस्ट्रेट है और यही उसके एनर्जी के सोर्स हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में जब ये न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं तो मोनोफॉस्फेट होते हैं। शुरुआत प्रोसेस की हो रही है ट्राइफॉस्फेट से, लेकिन डीएनए के मॉलिक्यूल में मोनोफॉस्फेट होता है। याद रखना एटीपी नहीं इन्वॉल्व होगा, एएमपी इन्वॉल्व होगा। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, महीन बातें हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप लोग को दिक्कत हो सकती है उसकी। चलिए आगे चलता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे आ जाइए। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स सेमी, ये तो हो गई बात डीएनए रेप्लिकेशन की, ये तो बात हो गई। आगे चलो, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो गई। अब इस पे आ जाइए। डीएनटीपी हैव डुअल पर्पस। डीएनटीपी डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो ट्राइफॉस्फेट दो काम कर रहे हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, दूसरा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिएक्शन में एनर्जी यही लोग देंगे। अरे भाई सिंथेसिस करनी किसी चीज़ की तो ऊर्जा तो चाहिए। ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा यही लोग देंगे। रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एट स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए। रेप्लिकेशन की शुरुआत स्पेसिफिक रीजन से होगी। वो स्पेसिफिक रीजन क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ओआरआई साइट से। ऐसे ही मुंह उठा के खाला जी का घर नहीं है, कहीं से भी काम चालू हो जाए। डीएनए पॉलीमराइजेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। डीएनए पॉलीमरेज बहुत छोटी सी समय में पॉलीमराइजेशन, एक के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल अणु जोड़ता चला जाता है, मोनोमर जोड़ता चला जाएगा और पॉलीमर बन जाएगा। बहुत छोटे से समय में एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन टू पेरेंट स्ट्रैंड डू नॉट कंप्लीटली ओपन। रेप्लिकेशन के दौरान दो जो पेरेंट स्ट्रैंड है कंप्लीटली ओपन नहीं होंगे, बट अ स्मॉल ओपनिंग फॉर्म इन विच रेप्लिकेशन अकर्स। लेकिन एक छोटी सी ओपनिंग बनेगी, बट अ स्मॉल ओपनिंग गेट फॉर्म इन विच रेप्लिकेशन अकर्स, जिसमें रेप्लिकेशन होगा। दिस स्मॉल ओपनिंग फॉर्म अ रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना देगा। ओपनिंग हुई, ओपनिंग से रेप्लिकेशन फॉर्क, एक वहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। ठीक है जी, दो ये थे, इसको थोड़ा सा खोला तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। होल ऑफ डीएनए डज नॉट ओपन इन वन स्ट्रेच ड्यू टू हाई एनर्जी। एकदम ही पूरा गुल्ला नहीं खोल देंगे, पूरा स्वेटर एक बार में नहीं उधेड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड है, उसने थोड़ा सा खोला। पहले इतने पे काम चला लीजिए, बना लीजिए, फिर और खोल लीजिए, खोलते चले जाइए, बनाते चले जाइए, खोलते चले जाइए। एट अ टाइम पूरे का पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल नहीं ओपन किया जाता, ड्यू टू हमें रिक्वायरमेंट एनर्जी की बहुत हो जाएगी। द पॉइंट ऑफ सेपरेशन प्रोसीड्स टूवर्ड्स बोथ द डायरेक्शन। अब ये जो खोल दिया गया ये दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड किया है, आगे भी और पीछे भी। यहाँ से खोला तो ये आगे भी और पीछे भी। खोलने के बाद द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यहाँ से खोला ना,
पॉइंट ऑफ सेपरेशन प्रोसीड्स टूवर्ड्स बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये जो खोलना किया गया, भाई डीएनए का मॉलिक्यूल था, यहाँ से आपने खोला, यहाँ से खोला, ये सीन आ गया, इधर भी खुला, इधर भी खुला, इन ईच डायरेक्शन इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। तो तभी इसने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फॉर्क, कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, इसी को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोल रहे हैं। एंड द बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स फंक्शन एज टेम्पलेट, और ये जो सेपरेट हो गए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, ये किस तरह काम कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज ओनली इन वन डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन केवल एक डायरेक्शन में कर सकता है। इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क एंड बोथ द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स फंक्शन एज टेम्पलेट, और दोनों सेपरेट स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह फंक्शन करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है पॉलीमराइजेशन, वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड को थर्ड प्राइम एंड पे ही जोड़ पाएगा। तो फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड की तरफ ही जोड़ पाता, कभी भी फिफ्थ प्राइम एंड पे नहीं जोड़ पाता। क्यों? उसका कारण है कि थर्ड प्राइम एंड पे प्रेजेंट है OH ग्रुप। देखिए ये है पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर, इसके साथ जुड़ा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे CH2, इसके साथ जुड़ गई फॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड अपने वाले से फिफ्थ से और अपने से आगे वाले से थर्ड से, हमेशा इलॉन्गेशन का होगा थर्ड प्राइम एंड से होगा, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है। इसके पीछे एक न्यूक्लियोटाइड और ले आइए SI, सेम SI। तो अब जो फॉस्फेट इसके पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड का है, इसके साथ जुड़ी हुई है शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये अपने से आगे वाले के थर्ड के साथ फास्फोएस्टर बॉन्ड बना लेगा और जुड़ जाएगा। तो हमेशा थर्ड प्राइम एंड से ही जुड़ पाता, फिफ्थ प्राइम एंड से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि फिफ्थ प्राइम एंड पे कोई भी रिएक्टिव ग्रुप नहीं है। हमेशा इलॉन्गेशन थर्ड प्राइम एंड से ही होगा। इसीलिए ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है, फिफ्थ प्राइम एंड से थर्ड प्राइम एंड की तरफ बढ़ती है, हमेशा थर्ड प्राइम एंड से ही अटैच होता है नया न्यूक्लियोटाइड। ओके, therefore replication occurs smoothly at the third prime end to fifth prime end of DNA, continuous replication, but occurs discontinuously at the fifth prime end और third prime end। अब आप समझिए क्या बात कह रहा है, ये आपकी NCERT की लाइन है। कह रहा है जी हमेशा वो थर्ड प्राइम एंड से जुड़ सकता, इसलिए ये मानिए दो स्ट्रैंड जो अलग हुए, ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, प्राइमर यहाँ लगा, प्राइमर में ये वाला है फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप है, ये जुड़ता चला जाएगा, लगातार बनता चला जाएगा। अब जब ये फर्दर और खुलेगा तो यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड फ्री मिलेगा, ये फिर जुड़ता चला जाएगा, इसलिए इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। देयरफॉर रेप्लिकेशन अकर्स स्मूथली एट द थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड। वो थर्ड स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, उस स्ट्रैंड पे लगातार DNA बनेगा, जबकि वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड है, उस पर रुक रुक के बनेगा। कारण है क्योंकि यहाँ अगर प्राइमर लगा दिया आपने, तो यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड, यहाँ पे फिफ्थ प्राइम एंड, इधर से तो जुड़ ही नहीं सकता। इधर OH ग्रुप फ्री है, लेकिन उसके अपोजिट काउंटर पार्ट उसका DNA का है ही नहीं। पटरी, जब दो पटरी होंगी तभी तो गाड़ी दौड़ेगी, तो इधर से जुड़ ना पाएगा। इसलिए क्या होगा कि प्राइमर यहाँ पे ना लग के यहाँ लगाया जाएगा। रब करता हूँ, इसको नया बनाता हूँ। तो ये देखिए, ये है पोजीशन, ये थर्ड प्राइम एंड, ये फिफ्थ प्राइम एंड। इस स्टैंड को तुम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस स्टैंड पे आ जाइए, फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड। यहाँ प्राइमर लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि थर्ड प्राइम एंड इधर पीछे से जुड़ने की संभावना ही नहीं है, यहाँ पे काउंटर पार्ट नहीं है, यहाँ पे लगाया जाएगा प्राइमर। तो ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये थर्ड। अब हमें जगह मिल गई, थोड़ा सा स्ट्रेच इसका, इतना सा आपने स्वेटर बुन लिया। अब जैसे ही ये और खुलेगा, अगले स्टेप में ये और खुलेगा, तो फिर उसको प्राइमर वहीं जड़ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये पोजीशन है, पहले यहाँ तक खुला था, इसमें यहाँ तक बन गया है और इसमें यहाँ तक बन गया है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड था, उसको लगातार बनेगा, लगातार बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे फिफ्थ प्राइम एंड था और इधर थर्ड प्राइम एंड था, तो अब फिर से इधर से नहीं जुड़ पाएगा, फिर प्राइमर यहाँ लगेगा। इसलिए इस वाले स्ट्रैंड पे, जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड है, उस वाले स्ट्रैंड पे रुक रुक के रेप्लिकेशन होगा, बार बार प्राइमर लगाना पड़ेगा, और ये टुकड़े टुकड़े में बनेगा पीछा, क्योंकि आप एक चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, एक चीज़ रुक रुक के हो रही है, इसमें स्लो हो जाएगी स्पीड। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग का मतलब पीछे पीछे चलना। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, लीड कर रहा, आगे आगे चल रहा। इस पे होकर जाके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, रट लीजिएगा ये सारी बातें कि इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस लॉजिकल आपको समझा दिया है कि लॉजिक क्या उसके पीछे। ना समझ में आए तो कल दिन में धूप में बैठो, ओ करो,
फिर से देखो, फिर ना समझ में आए तो रट्टा मार लो केवल, और वहाँ जाके उंगली डाल के उल्टी कर देना और कुछ ना करना, रट्टा मार लो फिर अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं तो मेरा वीडियो देखिए आप बायोमोलिक्यूल वाला, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया गया है, उसमें ये बात बताई गई है एक बार फिर। चलिए आगे चलें। अदर एंजाइम्स इन्वॉल्व आर, तो एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व है? मेन तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मेन हीरो पिक्चर का खान साहब। उसके बाद हेलिकेस अनवाइंडेज, हेलिकेस को अनवाइंडेज भी एंजाइम बोल रहे हैं। इट एक्ट्स ओवर ORI साइट, ORI साइट पे आके यही करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटेगा, तो अनजिप कर रहा, दोनों स्ट्रैंड को खोल रहा है। अनजिप द 2 strands ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रॉइंग देयर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके नष्ट कर दिए, स्ट्रैंड को खोल दिया। द सेपरेट स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज बाय सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड हो गया उसको, क्योंकि ये रस्सी की ऐंठन गई नहीं है, वो रस्सी फिर से ऐंठ जाएगी अगर आप उसके दो जो अलग किए हैं छोड़ देंगे, और फिर से रस्सी की तरह ऐंठ जाएंगे, ऐंठन है उनमें, टेंशन है। तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे तुरंत इसके साथ जब ये खींच के अलग किए गए सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन लगा दी जाती, ताकि वो फिर से एक दूसरे के साथ ऐठा मतलब लिपट ना जाए। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज रिलीजेज द टेंशन ऑफ द स्ट्रैंड बाय कटिंग रोटेट एंड रीसील मैकेनिज्म। ये इस स्ट्रैंड को यहाँ से काटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फिर से चिपका देगा। तो जैसे आप अपने, पहले आता था वॉल कैलेंडर, अब तो आता नहीं, रोल होके दे जाता था कोई आपको वॉल कैलेंडर, तो आप उसको दूसरे डायरेक्शन में रोल करते थे, उसकी टेंशन रिलीज हो जाए। अगर आप सीधे ही टांग दोगे तो वो वॉल पे ही रोल हो जाएगा अपने आप। इसी तरह से इसके जो स्ट्रैंड है, टेंशन है, तो ये टोपोआइसोमरेज इसको काटेगा कि स्ट्रैंड को उसको रोटेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इट कट्स रोटेट्स एंड रीसील, और वापस लगा देगा ताकि ये दोनों स्ट्रैंड जो अलग अलग हुए आपस में एक दूसरे से मिल ना जाए। बैक्टीरिया रिक्वायर्स अनदर डीएनए गाइरेज फॉर द सेम पर्पस। बैक्टीरिया में डीएनए गाइरेज एंजाइम होता है जिसका ये टेंशन रिलीज करने का काम है। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड में टेंशन रिलीज कर रहा है। ऐसे ही डीएनए गाइरेज, ये बात लिख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, टोपोआइसोमरेज आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, ये बातें लिख लीजिएगा 2-3 एक्स्ट्रा। तो टोपोआइसोमरेज का काम डीएनए गाइरेज कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में। आरएनए प्राइमर क्या है? इन डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर इज यूज्ड एज अ प्राइमर फॉर द 5th प्राइमेंट टू 3rd प्राइमेंट। आरएनए प्राइमर को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जैसे आपने सुना होगा, आप वुडन कोई बनवाएं अपना फर्नीचर या नई कोई घर बना है, दीवारें, तो सीधे ही पेंट नहीं लगता, क्योंकि पेंट उसको पकड़ता नहीं, पहले प्राइमर लगाना पड़ता। उसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए के मॉलिक्यूल इतनी जल्दी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते नहीं। तो प्रोसेस की शुरुआत हो जाए इसके लिए पहले हम आरएनए के कुछ 6-8 न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं, उसके बाद प्रोसेस तेज़ी से होने लगता है, तो इसलिए इसको प्राइमर कहते हैं। बाद में प्राइमर हटा दिया जाता है। इन डीएनए रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर इज यूज्ड as a primer from 5th primate to 3rd primate. RNA primer has complementary base pairs of DNA. RNA primer का जो सीक्वेंस है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी डीएनए के बेस सीक्वेंस की, विच इज़ गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड, उस डीएनए के जिसकी की रेप्लिकेशन होने जा रहा। सो प्राइमर फर्स्ट अटैच विद द 1 डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए से स्ट्रैंड से अटैच होगा, एंड देन अदर बेस पेयर्स ज्वाइन द प्राइमर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो ये मानिए ये इस पे ATCGAT यहाँ तक प्राइमर लगा। अब इसके आगे डीएनए के अरेंज होने लगेंगे, T के अपोजिट A आ जाएगा, G के अपोजिट C के अपोजिट G, इस तरह से ये TA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते चले जाएंगे और ये एक लंबा स्ट्रेच बनता चला जाएगा। बाद में प्राइमर रिमूव करके उसकी जगह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए जाएंगे। तो आरएनए प्राइमर का काम है प्रोसेस को इनिशिएट करवाना, शुरुआत करवाना, क्योंकि डीएनए के अगेंस्ट डीएनए के पॉलीमर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड इतनी जल्दी अटैच नहीं होते। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक सेल में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है, 3, 2, 1। ऑल ऑफ देम ऐड न्यूक्लियोटाइड इन द 5th डायरेक्शन टू 3rd डायरेक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में 3 तरह का है, 3, 2, 1। 3 इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम और डीएनए 3 मेन हीरो है पिक्चर का। पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द मेजर रिपेयर एंजाइम एंड 2 इज द माइनर रिपेयर एंजाइम। ये रिपेयर करते हैं डीएनए को 1 और 2। पॉलीमरेज 1 और 2 रिपेयर एंजाइम है, जिसमें पॉलीमरेज 1 मेजर रिपेयर है, पॉलीमरेज 2 माइनर रिपेयर है। इन यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन।
वहाँ पे 1 2 3 वैरायटी है, और यूकैरियोटिक सेल में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन 5 है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। अल्फ़ा इज़ द लार्जेस्ट एंड मेन एंजाइम, वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, यहाँ पे अल्फ़ा मेन यूनिट है जो काम कर रही है रेप्लिकेशन का। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इज मस्ट, ये याद रख लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन मस्ट है। ये भी आपका अल्फ़ा बीटा गामा 1 2 3 ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे चलता हूँ। रेप्लिकेशन अकर्स, रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली ऑन बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पे साथ साथ होगा। ये बात अलग है कि एक स्ट्रैंड पे तेजी लगातार होगा, एक स्ट्रैंड पे रुक रुक के होगा। वन स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड टू 5th प्राइम एंड फॉर्म्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कंटिन्यूसली। भाई वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3rd प्राइम एंड 5th प्राइम एंड है, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइमर लगा 5th 3rd उसको हमेशा 3rd प्री मिल रहा है, तो इस पर लगातार बन रहा, कंटिन्यूसली बन रहा है, बिकॉज 3rd प्राइम एंड इज ऑलवेज ओपन, 3rd प्राइम एंड ऑलवेज ओपन है फॉर इलोंगेशन, इट इज़ कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, सेनापति है। रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द अदर टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ये रेप्लिकेशन जो है रुक रुक के हो रहा है, जिसकी की पोलैरिटी 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ टेम्पलेट एट अ टाइम, क्योंकि जितना वो खुलता है उसी पे बन पाएगा और इस डायरेक्शन में बनेगा। फिर ये यहाँ तक बन गया, अब ये आगे खुला, तो मानिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए, अब ये बी तक खुल गया, तो पहले इतना बन चुका, फिर इतना बनेगा। अब तीसरे में फिर से खुला, तो ये पॉइंट अब सी है, ये पॉइंट बी था, बी से बना था पहले और फिर ए से बना था, टुकड़े टुकड़े में बन रहा, आ रही बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में रुक के बन रहा, और हर बार यहाँ पे हमें प्राइमर जब ये खुलता है जितना प्राइमर लगाना पड़ता है, हर बार प्राइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे जब ये खुल रहा है तो 3rd प्राइम एंड फ्री नहीं मिल रहा, 5th प्राइम एंड मिल रहा, 5th प्राइम एंड से एलोंगेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए इस स्ट्रैंड पे रुक रुक के होगा। रुक रुक के होने की वजह से थोड़ा सा उससे प्रोसेस स्लो हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो गया, लेगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए, और उसके लिए नाम टर्म यूज हो रहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एंड आरएनए प्राइमर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हर बार आरएनए प्राइमर लगेगा, एवरी टाइम अ न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज टू बी बिल्ड। जब भी ये टुकड़ा टुकड़ा बनना होगा आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। आफ्टर रिप्लेसिंग आरएनए प्राइमर विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और जब आरएनए प्राइमर आखिरी में आके हटा के उसकी जगह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लगा दिए जाएंगे, द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तब ये जो टुकड़े टुकड़े बने हैं इनको आपस में जोड़ा जाएगा, किसकी सहायता से? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा? लाइगेज लाइगेट कर रहा, जोड़ रहा, किसको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। इट हैज़ 1000 to 2000 बेस पेयर इन प्रोकैरियोट एंड 1000 to 2000 बेस पेयर इन यूकैरियोट। प्राइमर ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये प्रोकैरियोट में 1000 to 2000 बेस पेयर के हैं और यूकैरियोट में 100 to 200 बेस पेयर्स के हैं। दिस फ्रेगमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज की सहायता से ये आपस में जोड़ दिए गए। ये देखिए ये एक यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, एक का इस डायरेक्शन में एक का उस डायरेक्शन में, ये दिखाया डीएनए पॉलीमरेज कैसे पॉलीमराइजेशन करता चल रहा, कैसे बना रहा। चलिए आगे चले। अ रॉन्ग बेस इज समटाइम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने में कई दफ़ा ऐसा होता है भाई कि ये हमारा ए टी सी जी था, सी के अपोजिट जी आना था, गलती से सी आ गया, रॉन्ग बेस आ गया। आ रॉन्ग बेस इज समटाइम, इतनी फास्ट स्पीड है असेंबली की, अभी हम लोगों ने देखा 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से असेंबल कर रहा। आ रॉन्ग बेस इज समटाइम्स इंट्रोड्यूस, गलती हो सकती है, जितनी तेज़ी से काम करेंगे गलती होने के चांस है। डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन सेंस द सेम, इट गोज बैक एंड रिमूव्स एंड एड्स प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम था किस में? प्रोकैरियोटिक में। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन एंजाइम है, आगे सरकता चल रहा, पॉलीमराइजेशन करता चल रहा, उसको पीछे से आवाज़ आएगी, लो भैया तुम्हारा कुछ गिर गया, उठा लो, या तुमने गलती कर दी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन सेंस द सेम, उसको अपनी गलती का एहसास हो सकता है, लौट के आएगा, रिमूव करेगा और उसकी जगह प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। इन केस ऑफ डैमेज, और अगर डैमेज हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज से या म्यूटेशन हुआ है, डीएनए 1 डू द रिपेयर बाय रिमूविंग मिसमैच बेस एंड एडिंग द। डीएनए 1 मेन हमारा रिपेयरिंग एंजाइम था, तब वो उसकी रिपेयर कर देगा अगर डैमेज हुआ है। द डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट जो बने उनको डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का
डिफरेंस देख लीजिए, कंपैरिजन देख लीजिए। इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक का। अरे भैया वहाँ तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बाउंड है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? न्यूक्लियर में। देयर इज सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ORI साइट है, पीछे हम लोगों ने बात करी, यहाँ पे मल्टीपल है। RNA पॉलीमरेज 3 मेन है, यहाँ पे अल्फा मेन है। अल्फा कैरीज द इनिशिएशन वाइल इलोंगेशन इज कैरिड बाय डेल्टा एंड एप्सिलॉन, यहाँ पे अल्फा मेन हीरो, यहाँ पे 3 मेन हीरो। रिपेयरिंग इज डन बाय DNA पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज मेजर रिपेयर है, यहाँ पे द सेम आर परफॉर्म बाय DNA पॉलीमरेज बीटा, अल्फा बनाने का, बीटा रिपेयर का। प्राइमर रिमूव कौन कर रहा? प्राइमर रिमूव कर रहा पॉलीमरेज 1 जो रिपेयर एंजाइम है। यहाँ पे रिमूव कौन कर रहा? वही जो रिपेयरिंग कर रहा। रिपेयरिंग कौन कर रहा? रिपेयरिंग बीटा कर रहा। बीटा ही रिमूव करेगा प्राइमर को। ठीक, ये उठा लीजिएगा यहाँ से, अगर आप चाहें तो इसकी कॉपी कर लीजिएगा, आपके बुक में दे नहीं रखा। अब ये हम लोग का हो गया पूरा DNA रेप्लिकेशन। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। द DNA कॉम्प्लीमेंटरी टू द गिवन DNA स्ट्रैंड, 5th प्राइमेट पे A C C G T, तो इसके अपोजिट T C G G A, T के अपोजिट C A, ये देख लीजिए 5th प्राइमेट पे, 5th प्राइमेट पे T G G C A, B आंसर हो गया। ठीक, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इसको गवर्न कर लीजिए जो चार्गाफ ने बताई। DNA replication is a bacterial chromosome. DNA synthesis starts from the replication site. From there, it moves in bidirectional. दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। नीट का क्वेश्चन है, डी आंसर है, मूव्स इन बाइडायरेक्शनल। तो ये देखिए है क्या DNA रेप्लिकेशन, ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये बबल बना और ये दोनों डायरेक्शन में चल दिया, दोनों डायरेक्शन में चल दिया। ठीक है जी, ये आप प्रोकैरियोटिक सेल के DNA का रेप्लिकेशन का देख लीजिए। और हम लोगों में लीनियर है, इनमें सर्कुलर है। अनलाइक द लीनियर DNA vertebrates, typical bacterial chromosome contains circular. The replication process start at a site, the origin of replication, but instead of replicating in one direction around the chromosome, it replicates in two directions. This is called bidirectional replication, as the two replication forks move in opposite direction. The fork will meet at the bottom of the chromosome. ये इधर से बनता चला आ रहा है, ये इधर से बनता चला आ रहा है, और यहाँ पे आके दोनों मिल जाएंगे, और ये इसके ऊपर से एक जैसे कड़ी उतरती है, एक कड़ी उतर जाएगी। And replication is terminated as the two chromosomes separate. The bacterial chromosome is also capable of initiating multiple replication fork. ये बात आप भूल जाओ वरना आप पजल हो जाओगे, आगे पीछे कुछ और था। चलिए, all the following statements about DNA replication true except DNA replication begin with the RNA primer. Hydrogen bonds must be broken for replication. ठीक बात। DNA replication begin at the promoter. अरे भैया DNA replication begin at the promoter. replication में promoter नहीं, termination में, तो ये C वाला गलत है। ठीक है, आपको क्या आंसर दे रहा? C स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। C स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही हमें बताना था। आगे चलिए। द बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। विच बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन? मल्टीपल बबल फॉर्म इन द DNA that proceeds with replication in both direction from the bubble. Single bubble forms in the DNA which proceeds with the replication in single direction. ये गलत। DNA polymerase at nucleotide 2 is separated strand of DNA molecule at the replication fork, replicating two leading strand, two leading strand नहीं, one leading one lagging strand, इसको भी हटाइए, and two lagging strand at the other side, two leading strand at one end of the bubble and two leading strand at the other side. Replication occurs at a single replication fork that replicates lagging and leading strand in same direction. ये भी गलत है। आपका ये वाला उठाइए आप, a single bubble forms in the DNA that proceeds with replication in the single, ये गलत था। Multiple bubbles form in the DNA that proceeds with replication in both direction from the bubble. A आंसर हो जाएगा इसका। मल्टीपल बबल बनेंगे यूकैरियोटिक के सेल में, मल्टीपल बबल बनेंगे that forms in the DNA that proceeds with replication in both direction, और replication दोनों डायरेक्शन में होगा। ए आंसर इसका। दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, मल्टीपल बबल बनेंगे। द रीजन एक्सप्रेस एज पॉलीपेप्टाइड ऑन मैसेंजर RNA, उसको जो रीजन अपने को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स बोलते हैं। इंट्रॉन्स वो हैं जो अपने को एक्सप्रेस नहीं करते। रीजन एक्सप्रेस एज पॉलीपेप्टाइड, जिन रीजन्स के एक्सप्रेशन से, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से
पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी मैसेंजर आरएनए पे, उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स, कोडिंग स्ट्रैंड्स एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग। और सिस्टोन क्या है? सिस्टोन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसिस ऑन, किस पे बन रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड पे बन रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। और बाद में उनको जोड़ कौन रहा है? डीएनए लाइगेज। तो ये हुआ आपका डीएनए रेप्लिकेशन पूरा। आज के लिए इतना काफ़ी, अगले लेक्चर में आपको ट्रांसक्रिप्शन पे हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।